हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। ठीक है जी। तो दोस्तों आज हम आगे बढ़ेंगे एंड जो हमारा इंग्लिश एनटीए का पेपर है, पेपर 2, उसके यूनिट नंबर 9 के तहत लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के तहत हम एक नेक्स्ट थ्योरी लेंगे जिसका नाम है प्रैक्टिकल एंड न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये आज हम लेंगे। तो आइए बिना देरी किए इसे करना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं शुरू करूं, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि प्रैक्टिकल और न्यू क्रिटिसिज्म का, जैसे ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का फ़ोटो है, ये न्यू क्रिटिसिज्म का फ़ोटो है, तो इन दोनों को मैंने इकट्ठे क्यों रखा है? क्योंकि ये दोनों ही क्रिटिसिज्म एक ही समय के आसपास, थोड़ा सा आगे पीछे हमारे विश्व के काइंड ऑफ अलग अलग कोनों में आए थे, पर इनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, इसके जो करैक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ऑलमोस्ट जो बातें कहता है वही बातें ऑलमोस्ट न्यू क्रिटिसिज्म भी कहता है। तो दोनों के जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो सेम है, आए अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग लोगों ने इसे प्रमोट किया, इसको फैलाया, पर दोनों में समानता है कि दोनों एक ही बात करते थे। तो दोनों को मैंने इकट्ठे लिया है। तो आइए अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल एंड न्यू क्रिटिसिज्म के तहत प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को देखेंगे कि ये कब आया और इससे जुड़े हुए कौन कौन से पर्सन थे, कहाँ पे ये आया था। सो दोस्तों, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में आया था, बेसिकली 1929 में आया था। और ऐसे तो इससे काफ़ी सारे पर्सन जुड़े हुए हैं, पर जो मेन पर्सन जिन्होंने इसको लेके कंट्रीब्यूट किया वो है I.A. रिचर्ड, विलियम एम्सन और T.S. इलियट। कौन कौन से हैं? I.A. रिचर्ड, विलियम एम्सन और T.S. इलियट। ठीक है, और जैसे 1929 में आया था ना, तो अबाउट 1930s में आया और 1970 तक ये गया है, यानी कि 4 दशक, जो है 10 ईयर्स के इसमें जो है सम्मिलित हैं। 1930 से 40, 50, 60 एंड 70। तो 1929 में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आया था, 1929 में। तो आप कह सकते हैं कि 1930 के आसपास आया है और 1970 तक गया है। तो ओवरऑल 40 ईयर्स का स्पैन इसमें रहा है। ओके, और जो जगह है जहाँ पर बेसिकली प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आया था, डेट इज़ यूरोप। ओके, तो ये बेसिकली कहाँ पे आया था? यूरोप में आया था। तो अगर मुझे ओवरऑल बताना हो तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो ये 1929 में आया है, 1929 में, और 1930 से 1970 के आसपास ये रहा है, मतलब 4 दशक ये रहा है। ये बेसिकली यूरोप में आया था, यूरोप में जो भी कंट्रीज़ हैं उसमें आया था। जैसे हमारा भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्री हैं। वैसे ही यूरोप में इंग्लैंड, आयरलैंड, ये सारी कंट्री पड़ती हैं, वहाँ पे ये आया था। और इससे जुड़े हुए पर्सन कौन कौन से हैं? I.A. रिचर्ड, विलियम एम्सन और T.S. इलियट। ओके, तो जैसे अभी हमने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को देखा, वैसे ही अब हम देखेंगे न्यू क्रिटिसिज्म को। ठीक है जी। तो जैसे हमारा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, वैसे न्यू क्रिटिसिज्म जो है दोस्तों, ये 1941 में आया था, 1941 में आया था। ओके, और जो पीछे था वो कब आया था? 1929 में, 30 से 70 तक रहा। और पीछे कब, कहाँ पे आया था? वो बेसिकली यूरोप में आया था। और न्यू क्रिटिसिज्म बेसिकली अमेरिका में आया था। ठीक है, और इससे जुड़े हुए कौन कौन से पर्सन हैं? एक है जॉन क्रो रैनसन, जिनको बेसिकली मेन टीचर, मेन लीडिंग पर्सन कहते हैं न्यू क्रिटिसिज्म का, जॉन क्रो रैनसन। देन वी हैव एलन टाटे, जो बेसिकली स्टूडेंट थे रैनसन के। देन क्लिंट ब्रूक्स, ये भी स्टूडेंट थे रैनसन के। रॉबर्ट पेन वॉरन, ये भी स्टूडेंट थे रैनसन के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 1929 में आया प्रैक्टिकल, और न्यू 1941 में आया। प्रैक्टिकल यूरोप में आया, ठीक है जी, और जो न्यू है ये अमेरिका में आया। प्रैक्टिकल से जुड़े हुए पर्सन कौन है? I.A. रिचर्ड, विलियम एम्सन, T.S. इलियट। और न्यू से जुड़े हुए कौन है? जॉन क्रो रैनसन, जो बेसिकली मेन टीचर थे। और आगे उनके 3 स्टूडेंट थे, शागिर्द थे, जिन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म को एक नए पंख, नई उड़ान दी। एलन टाटे, क्लिंट ब्रूक्स, रॉबर्ट पेन वॉरन।
ठीक है। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पे देखा कि कहाँ पे आया, इससे जुड़े हुए पर्सन कौन थे और ये कब आया। और अगेन मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूरोप में आया है, एक अमेरिका में आया है, पर क्योंकि दोनों के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक समहाउ सेम है, इसीलिए हम इनको इकट्ठे पढ़ रहे हैं। तो इंडिविजुअल वे पे हमने इनको देख लिया। अब हम इनके कंबाइन लेवल पे इनके फीचर्स देखेंगे कि क्या क्या बातें कहते हैं, और जो जो पर्सन अभी हमने पढ़े, रैनसन, ब्रूक्स या जो भी, तो उनसे जो जुड़ी हुई कुछ वर्क हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ वर्क हैं जो इसी क्रिटिसिज्म को बढ़ावा देते हैं, उनको हम देखेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साइलेंट फीचर क्या हैं प्रैक्टिकल एंड न्यू क्रिटिसिज्म के। साइलेंट फीचर बोले तो जो इम्पॉर्टेंट, ये साइलेंट वो चुप्पी वाला साइलेंट नहीं है, बल्कि जब हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल एंड न्यू क्रिटिसिज्म की इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो ये दोनों ही बेसिकली 3 स्टेटमेंट देते हैं, दोनों में ही ये कॉमन स्टेटमेंट है। सबसे पहला, ये दोनों ही क्रिटिसिज्म कहते हैं पोइट्री हैज़ ऑर्गेनिक फॉर्म, कि जो हमारी पोइट्री होती है, जो कविता होती है, वो ऑर्गेनिक है फॉर्म में। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिक मीन्स ओरिजिनल और बिल्कुल प्योर, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने 2 खेती सुनी होगी, ऑर्गेनिक खेती और इनऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती है जो नॉर्मली हमारी धरती उपजाती है, नॉर्मली जो उसकी कैपेसिटी है, जिसमें हम कोई बाहर से कोई एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र नहीं डालते, खुद वो उगाती है। और एक होती है इनऑर्गेनिक खेती, जिसमें हम केमिकल्स, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ताकि हम उतनी जो है फसल उगा सकें जितनी हमारी नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल, प्योर, ओरिजिनल, एंड इनऑर्गेनिक मीन्स नॉट नेचुरल, इट इज़ इम्प्योर एंड आर्टिफिशियल। तो ये कहता है जो पोइट्री है वो ऑर्गेनिक है, यानी कि जब कभी हम कोई कविता लिखते हैं ना, तो वो कभी भी हम किसी को देख के नहीं कविता लिख सकते, या इट इज़ समथिंग विच केम फ्रॉम इनसाइड, जो आपके अंदर से, आपकी सोल से आती है, जो प्योर है, जो ऑर्गेनिक है, जो बिल्कुल नेचुरल है। ठीक है, ये वो कहता है कि पोइट्री ऑर्गेनिक है, यानी कि नेचुरल है, प्योर है, और बहुत ही एक अलग लेवल की चीज़ है, आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते, इट इज़ समथिंग फ्रॉम इनसाइड। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ये कहते हैं प्रिसीशन एंड टाइटनेस इन स्ट्रक्चर लीड्स टुवर्ड आयरनी। यहाँ पे 3 शब्द पे आपने फोकस करना है, प्रिसीशन, टाइटनेस एंड आयरनी। ठीक है, प्रिसीशन होता है जब हम बहुत एक्यूरेसी के साथ कोई काम करते हैं, टाइटनेस हो गया अगेन बड़ा एक्यूरेट हो गए, बड़ा तरीके के साथ काम कर रहे हैं। आयरनी होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको रोना और हंसना एक साथ आए। एग्जाम्पल दूँ, अपना एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार चलते चलते सड़क में गिर गई थी, दर्द हो रही थी, चोट लगी थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि अभी रोऊं या हंसूं कि मैं बाज़ार में गिर गई हूँ, मेरी बेइज्जती हो गई है। तो दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड आयरनिकल सिचुएशन। एक तरफ आप तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं, पर दूसरी तरफ आप रो भी नहीं सकते, आपको हंसी भी आ रही है कि क्या हो गया है ना। तो वही चीज़ें कहते हैं, जब कभी आप कोई लिटरेचर का जॉनर लिख रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी लाने की कोशिश करें, बड़ा ज़्यादा टाइट रखें कंटेंट, बड़ा सोच समझ के चलें, तो उससे आपका लिटरेचर आयरनिकल बन जाता है, आपका लिटरेचर मतलब हास्य योग्य बन जाता है, आपका लिटरेचर में वो चीज़ नहीं रहती जो होनी चाहिए, मज़ा नहीं आता जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये बात उन्होंने कही है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं चलना कि हाँ जी ऐसे लिखो वैसे लिखो, उससे आपका काम जो है सही नहीं हो पाएगा। देन थर्ड पॉइंट ये कहते हैं फोकस ऑन व्हाट वर्क सेज एंड हाउ, नॉट अबाउट ऑथर। और ये दोनों ही क्रिटिसिज्म इस बात पे फोकस करते हैं कि जब कभी आपके सामने कोई भी वर्क आए, कोई भी लिटरेचर आए, पोइट्री है, नॉवल है, फिक्शन है, आपने उस वर्क पे फोकस करना है कि वो क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, आपने उसके ऑथर पे फोकस नहीं करना है ना। यानी कि कभी भी वर्क को उसके ऑथर से जोड़ के ही सारा मत बता दो कि अच्छा ऑथर ऐसा है, ऐसे प्रकार का लिखता है, यहाँ को बिलोंग करता है, तो उसका वर्क ऐसा ही होगा। इससे आप उस वर्क के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कहता है फोकस ऑन व्हाट वर्क सेज एंड हाउ, नॉट अबाउट ऑथर। फोकस करिए कि काम क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, उसमें क्या मीनिंग निकल रहा है,
ये मत देखिए कि वो लिखा किस ऑथर ने है, उस ऑथर का आप बायोग्राफी उठा के देख रहे हो, उस ऑथर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उठा के देख रहे हो, तो उस वर्क में जो लिखा गया है आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल दोनों ही क्रिटिसिज्म में क्या बातें हैं, पहला पोइट्री ऑर्गेनिक है यानी कि प्योर फॉर्म है, इसमें आर्टिफिशियलनेस नहीं है। दूसरा, जब आप बहुत ज़्यादा लॉजिक, एक्यूरेसी, प्रिसीशन या टाइटनेस रखोगे आपका वर्क आयरनिकल हो जाएगा, आपका वर्क सही नहीं रहेगा। और तीसरा, जब कभी आपके सामने कोई वर्क आए तो प्लीज़ आप वर्क में क्या कहा गया है, कैसे क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, सिर्फ वर्क पे फोकस करिए, उससे जुड़े हुए ऑथर पे फोकस ना करिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को इंडिविजुअल लेवल पे देखा, फिर न्यू क्रिटिसिज्म को इंडिविजुअल लेवल पे देखा, फिर हमने अभी तक देखे हैं इनके फीचर कंबाइन लेवल पे। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है स्टेप बाय स्टेप क्या है। अब जैसे कि मैंने कहा था इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे पर्सन हैं, तो जो पर्सन हमने पीछे किए उन पर्सन की जो भी बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, एसेज हैं, स्टेटमेंट हैं या उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट दिए हैं उनको हम बारी बारी से देखेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे क्लिंट ब्रूक्स की। ठीक है, क्लिंट ब्रूक्स का जो वर्क आपको पता होना चाहिए डेट इज़ वेल रॉट अर्न, जो कि एक एसे है। ठीक है, क्लिंट ब्रूक का कौन सा वर्क हमने देखा, क्लिंट ब्रूक्स का देखा हमने वेल रॉट अर्न, जो कि एक एसे है। क्लिंट ब्रूक्स वेल रॉट अर्न एसे, क्लिंट ब्रूक्स वेल रॉट अर्न एसे, क्लिंट ब्रूक्स वेल रॉट अर्न एसे, क्लिंट ब्रूक्स वेल रॉट अर्न एसे। तो गुनगुनाते हुए आई होप आपके दिमाग में चीज़ें बैठी हैं। उसके बाद हमारे सामने है रैनसन। रैनसन ने दोस्तों कोई बुक नहीं दी, कोई ऐसे नहीं दिया, पर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था लोकल टेक्सचर और लॉजिकल सिग्नेचर। क्या है, लोकल टेक्सचर और लॉजिकल सिग्नेचर। तो रैनसन ने आपको दिया है लोकल टेक्सचर एंड लॉजिकल सिग्नेचर। ये मैं आपको घर के लिए प्रश्न दे रही हूँ, आपने इन दोनों ही टर्म को गूगल करना है, देखना है कि इसका क्या मीनिंग है, रैनसन इन पॉइंट्स के माध्यम से क्या कहना चाहता है। थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। रैनसन लोकल टेक्सचर लॉजिकल सिग्नेचर, 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 रैनसन लोकल टेक्सचर लॉजिकल सिग्नेचर। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हमारे सामने हैं, इसमें देखिए विनसेट एंड बियर्डस्ले, इन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया था वर्बल आइकॉन का। ठीक है, विनसेट और बियर्डस्ले दोनों ने मिलके, विनसेट अलग है, बियर्डस्ले अलग है, दोनों ने मिलके हमको कॉन्सेप्ट दिया वर्बल आइकॉन का। एलन टाटे ने हमें कॉन्सेप्ट दिया टेंशन का, एलन टाटे ने हमें कॉन्सेप्ट दिया टेंशन का। ठीक है, तो ये विमसेट और बियर्डस्ले ने जो वर्बल आइकॉन दिया है इसको भी आपने गूगल करना है। मैं आप चाहती हूँ मैं आप गूगल करें, देखें इसका क्या मतलब है। एलन टाटे ने टेंशन का कॉन्सेप्ट दिया है, इस टेंशन को भी आपने गूगल करना है, देखें कि ये क्या कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ना जब कभी आप पढ़ाई करते हो, कोई भी राइटर वर्क या कॉन्सेप्ट आए, मैक्सिमम मैं आपको क्लास में करा दूंगी, पर थोड़े थोड़े मैं आपको घर से भी दूंगी गूगल करने के लिए, तो साथ साथ में आपने करने हैं, क्योंकि इससे आपकी तैयारी नेट लेवल की होती चलेगी। तो आइए इनको भी थोड़ा गुनगुना लेते हैं। विमसेट बियर्डस्ले वर्बल आइकॉन, विमसेट बियर्डस्ले वर्बल आइकॉन, विमसेट बियर्डस्ले वर्बल आइकॉन, विमसेट बियर्डस्ले वर्बल आइकॉन, विमसेट बियर्डस्ले वर्बल आइकॉन। एलन टाटे टेंशन, एलन टाटे टेंशन, एलन टाटे टेंशन, एलन टाटे टेंशन, एलन टाटे टेंशन। तो ये नॉर्मल भी प्रश्न आ जाते हैं कि कौन सी टर्म या कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया है, और ये भी प्रश्न आ जाता है कि जो भी टर्म है या जो भी कॉन्सेप्ट है इनका मीनिंग क्या है। तो जिनको मैंने प्रश्न मार्क किया है इन्हें आप ज़रूर देख लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, एक टर्म है जो बताना चाहती हूँ, विच इज़ अफेक्टिव एंड इंटेंशनल पॉलिसी। ठीक है,
तो ये दो प्रकार की पॉलिसी होती है हमारे सामने, अफेक्टिव एंड इंटेंशनल पॉलिसी। तो ये भी हमारे लिटरेचर की कोई भी वर्क है, पोइट्री, नॉवल या फिक्शन, उससे संबंधित है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इंटेंशनल पॉलिसी, ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊँगी अफेक्टिव पॉलिसी, ठीक है। तो दोस्तों, जो इंटेंशनल पॉलिसी क्या होती है, जब कभी कोई भी राइटर वर्क लिखता है, चाहे मान लो किसी पोएट ने पोइट्री लिखी या किसी नॉवलिस्ट ने नॉवल लिखा, तो वो राइटर किस इंटेंशन से वर्क लिख रहा है। जैसे मान लो मैं प्रीति मंडियाल हूँ, मैंने लव पे कोई पोइट्री लिखी, प्यार पे पोइट्री लिखी, तो ऑब्वियसली मैं प्यार को लेकर बता रही हूँ। मेरी इंटेंशन क्या है कि मैं प्यार को लेकर बताऊँ कि मेरी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशन है। तो इंटेंशनल पॉलिसी इज दैट पर्पस, दैट इंटेंशन ऑफ राइटर विथ विच ही और शी इज राइटिंग अ वर्क, ठीक है। इंटेंशनल पॉलिसी क्या है, ये वो इंटेंशन है जिसके साथ एक राइटर लिखता है अपना वर्क। वो चाहता है कि मैं ये इंटेंशन है, मैं इस चीज़ पे लिख रहा हूँ, मेरा रीडर पढ़ती बार यहाँ ये बात उसको पता लगे, ओके। जबकि अफेक्टिव पॉलिसी होता है जब वाकई जो वर्क है रीडर के हाथ में आ जाता है, तो रीडर को वो कैसे अफेक्ट करता है, रीडर को उससे क्या समझ आता है, ठीक है। सो इंटेंशनल पॉलिसी है उस मकसद के साथ जिसके साथ राइटर ने लिखा, और अफेक्टिव पॉलिसी है वो अफेक्ट, वो प्रभाव जो उस रीडर पे पड़ा, जो उसको पढ़ रहा है, ठीक है। सो इंटेंशनल पॉलिसी इज जिस इंटेंशन, जिस मकसद के साथ राइटर ने लिखा है कि मैंने ये थीम पे लिखा है, मैं ये बता रहा हूँ, मेरे रीडर्स को ये पता लगना चाहिए। पर वाकई जब वो वर्क रीडर के हाथ में चला गया, उस पर उसने कैसे अफेक्ट किया, उस पर उसने कैसे प्रभाव डाला, रीडर को उससे क्या समझ आया, वो होता है अफेक्टिव पॉलिसी, ओके। तो यहाँ पे तो सिर्फ एज अ टर्म है ये, अफेक्टिव और इंटरनेशनल पॉलिसी एज अ कॉन्सेप्ट समझा दिया। इंटेंशन, जिस इंटेंशन से राइटर ने लिखा, अफेक्टिव जो अफेक्ट या प्रभाव रीडर पे पड़ा उस वर्क को पढ़ती बार, ठीक है। और आपको पता है दोनों अलग हो सकते हैं, हो सकता है रीडर की इंटेंशन कुछ और थी बताने की, और राइटर की इंटेंशन कुछ और थी बताने की और रीडर को कुछ और समझ आया हो, या कई बार जो इंटेंशन से राइटर लिखता है वही रीडर को समझ आ जाता है। तो इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे आप मूवी देखने जाते हो ना, तो मूवी, एक ही मूवी को देख के सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है, कुछ कॉमन होता है, बाकी हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग उसे पिक करके आता है। मूवी एक ही है, ठीक है, इंटेंशन एक ही है जो हमारा बनाने वाला है मूवी वाला, पर उसका जो अफेक्ट है, ऑडियंस है, सब पे अलग अलग पड़ता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक प्रश्न दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, पर ये बकायदा एज अ ऐसे या एज अ जर्नल है, आपने देखना है ये दिया किसने है। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया ना, रैनसन के टेक्सचर, सिग्नेचर, एलन टाटे टेंशन, यहाँ पे तो सारे मैंने आपको बता दिया कि ये राइटर है, इसने यह कॉन्सेप्ट दिया, आपको प्रश्न दिया कि इन कॉन्सेप्ट को ढूंढ के लाओ कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट है उसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, पर यहाँ पे मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ कि इसी नेम से जर्नल या आर्टिकल या रिव्यू आया था या ऐसे आया था, ये किसने लिखा है और कब लिखा है, आपने सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताना चाहती हूँ, तो सभी अपनी सीट की पेटियाँ बांध लें। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम प्रैक्टिकल और न्यू क्रिटिसिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आगे दोस्तों यहाँ पर अब मैं बात करना चाहूँगी जेस्चर को लेकर, ठीक है। जेस्चर आप सबने सुना है ना, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मुँह से भी बोल रही हूँ, साथ में देखो मेरी हैंड मूवमेंट्स हो रही हैं। तो अगर मैं नॉर्मल बोलूँ जेस्चर, ब्लैकवुड ने कॉन्सेप्ट दिया है, जेस्चर कॉन्सेप्ट ना दोस्तों ब्लैकवुड ने दिया है। तो जैसे मेरे जो हाव भाव हैं, मेरी हैंड मूवमेंट है, उससे ज़्यादा समझ आता है ना, या एक बुत की तरह बोलूँगी तो उसमें इतना आपको पता नहीं चलेगा। सो ये जो जेस्चर का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये ब्लैकवुड ने दिया है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे अंदर होता है, पर इसको एज अ कॉन्सेप्ट मतलब बताया कि हाँ जी ये भी कोई चीज़ है, इसको नाम करके जो है ब्लैकवुड ने दिया। और जेस्चर क्या है, इट इज़ बेसिकली नॉन वर्बल नॉन वोकल कम्युनिकेशन। तो जेस्चर में आप कुछ बोलते नहीं हो, कुछ वर्बल नहीं है, नॉन वोकल है, कुछ आप बोलते नहीं हो, ऐसी कम्युनिकेशन है। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूँ तो समझ गए होंगे ना मैंने क्या कहा, कि तुम पागल हो जस्ट अ जोक अपार्ट।
ये एक हमारा भतीजू आया है, उसके साथ हम ऐसे खेलते रहते हैं। तो देखो मैंने कहा ना, इसमें मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ वर्बल नहीं था, कुछ वोकल नहीं था, पर मैंने अपनी हैंड मूवमेंट्स के माध्यम से समझा दिया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो दिस इज कॉल्ड जेस्चर। जेस्चर ऑलरेडी इंसान के अंदर, एनिमल्स के अंदर, सबके अंदर होता है, पर इसको एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ नेम देकर जो है ब्लैकमूर ने बताया, जिसका मतलब होता है नॉन वर्बल, नॉन वोकल कम्युनिकेशन। ऐसी कम्युनिकेशन आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपनी बात सामने तक पहुंचा रहे हो, पर बिना बोले, बिना कुछ कहे, नॉन वर्बल, नॉन वोकल। इसके अलावा दोस्तों, जैसे अगर थोड़ा डीप आप जाना चाहें, तो जैसे हमारा ब्रेन है, तो हमारे ब्रेन में ना काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसमें दो पोर्शन होते हैं, ब्रोका और रेनिकल। वहाँ पर ये जेस्चर टेक प्लेस होते हैं। आप सबने सुना होगा, जैसे थोड़ा बहुत सुना होगा, हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट, एक में इमोशन होते हैं, एक में लॉजिक होता है, ऐसे ऐसे सुना होगा ना, थोड़ी बहुत ऐसी बातें आती रहती हैं। तो अगर आप डीप जाओगे तो हमारे ब्रेन में जो ब्रोका और रेनिकल पार्ट है, उसकी वजह से ये जेस्चर हो पाते हैं। जो बोलते बोलते जो हमारी हैंड मूवमेंट्स होती है, बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, ये जेस्चर जो है हमारे ब्रेन के ब्रोका और रेनिकल पार्ट की वजह से हो पाते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, ये भी एक खास चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गेस्चरल थ्योरी सेज लैंग्वेज इवॉल्व फ्रॉम मैनुअल जेस्चर। गेस्चुरल थ्योरी है, ये कहती है कि हमारी लैंग्वेज जो है वो मैनुअल जेस्चर से भी निकलती है, यानी कि हम लैंग्वेज जो है, भाषा है ना, वो हम हैंड की मूवमेंट से भी बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम बोल के लैंग्वेज बोलें, ऐसे भी हो जाती है। और ये थ्योरी बेसिकली सबसे पहले 18th सेंचुरी में एक प्रीस्ट थे, एबे डी कॉन्डलिक, एक प्रीस्ट, एक पुजारी थे, एबे डी कॉन्डलिक। उन्होंने सबसे पहले ये गेस्चुरल थ्योरी दी थी, जिसके माध्यम से कहा था कि लैंग्वेज को, भाषा को हम मैनुअल जेस्चर, अपनी बॉडी मूवमेंट्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। फिर बाद में 1973 में एक हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, गॉर्डन डब्ल्यू हुईस, उन्होंने इसको और ज़्यादा रिवाइव किया, और ज़्यादा स्टडी किया, और फिर इसी को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे को हो जाती हूँ, ये मेरी चेयर के आगे छुप गया है, पर इसमें मेन है गेस्चुअल थ्योरी, जिसमें जेस्चर की थ्योरी बताई गई है। इसको सबसे पहले एक प्रिस्ट एबे डे कॉन्डलिक ने दिया था 18th सेंचुरी में। 18वीं सेंचुरी में एक प्रिस्ट थे, एबे डे कॉन्डलिक, उन्होंने सबसे पहले ये गेस्चुअल थ्योरी दी थी कि कैसे हम जेस्चर के माध्यम से, हैंड मूवमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था, पर बाद में 1973 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए थे, गॉर्डन डब्ल्यू हुईस, उन्होंने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि हाँ जी ऐसा ऐसा है, और जितनी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है उतने ही इम्पॉर्टेंट हमारे जेस्चर भी हैं, और कैसे इन जेस्चर के माध्यम से हम बहुत कुछ कह जाते हैं। ठीक है। और एक बात देखना बेटा, आप नोटिस करना, जनरली कोई पर्सन जो मुंह से कहता है ना, उससे बहुत ज़्यादा उसकी जो बॉडी मूवमेंट है वो कह जाती है। क्या मैं सही कह रही हूँ? एक इंसान, एक शख्स जो मुंह से शब्द बोलता है, उससे कहीं ज़्यादा उसकी बॉडी मूवमेंट्स, उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो उसके बारे में बता जाते हैं। तो ये बहुत ही गहरी बात है। सो गेस्चुरल थ्योरी, मैनुअल जेस्चर से लैंग्वेज आती है, प्रीस्ट एबे डी कॉन्डलिक ने दी थी 18th सेंचुरी में। 1973 में गॉर्डन डब्ल्यू हुईस ने इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो एक इंसान का रिलेशन उसके आसपास की चीज़ों के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होगा, एक इंसान का कल्चर भी देखेगा, उसका रहन सहन, खाना पीना सब देखेगा। तो दिस इज जेस्चर। तो अभी तक देखना बेटा, हमने जो भी अभी तक जैसे कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ में बेसिकली कॉन्सेप्ट हम ज़्यादा देख रहे हैं। रैंसन का लोकल टेक्सचर, लॉजिकल सिग्नेचर, विंसेंट बियर्डस्ले का वर्बल आइकॉन, एलन टाटे का टेंशन, फिर मैंने कॉन्सेप्ट बताया अफेक्टिव इंटेंशन पॉलिसी, ये तो मैंने आपको समझा दिया। देन जेस्चर। तो ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकल एंड न्यू क्रिटिसिज्म के तहत जो है एक्सप्लेन की गई हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट इसके तहत आते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है, और एक एक पॉइंट जो हम कर रही हैं वो एक एक MCQ है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैं अब आपको बताना चाहती हूँ, जो भी जर्नल हैं, जो इम्पोर्टेंट जर्नल हैं जो न्यू क्रिटिसिज्म को लेकर आए हैं। ठीक है। तो जर्नल जैसे काइंड ऑफ रिव्यूज़ कह लीजिए, जर्नल कह लीजिए, जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, पूरा समझाते हैं। तो जो न्यू क्रिटिसिज्म है ना, उससे संबंधित जो जो जर्नल है वो हम देखेंगे।
तो हमारे सामने कौन कौन जर्नल है, स्यूवेंस रिव्यू, कैनियन रिव्यू एंड हडसन रिव्यू। ये सारे आप रिव्यू कह लीजिए या जर्नल कह लीजिए, ये सारे जो हैं न्यू क्रिटिसिज्म से संबंधित है। कौन कौन से हैं, स्यूवेंस रिव्यू, न्यू क्रिटिसिज्म, कैनियन रिव्यू, न्यू क्रिटिसिज्म, हडसन रिव्यू, न्यू क्रिटिसिज्म, स्यूवेंस रिव्यू, न्यू क्रिटिसिज्म, स्यूवेंस रिव्यू, न्यू क्रिटिसिज्म, कैनियन रिव्यू, न्यू क्रिटिसिज्म, कैनियन रिव्यू, न्यू क्रिटिसिज्म, हडसन रिव्यू, न्यू क्रिटिसिज्म, हडसन रिव्यू, न्यू क्रिटिसिज्म। तो कैसा लगा दोस्तों, इस प्रकार हमारा प्रैक्टिकल एंड न्यू क्रिटिसिज्म क्लियर होता है। अगर आपको अच्छे से समझ आया ना, दिल से पढ़ाया, आपके दिल तक गया, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आगे शेयर करें उन सबके साथ जिनको लगता है, जिनके काम ये आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं इंग्लिश एनटीए पेपर 2 पे, तो आज ही हमारा इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई डाउनलोड करिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पॉकेट पढ़ाई ऐप का लिंक दिया गया है और वहाँ पे मात्र 2499 में आपको कंप्लीट कोर्स इंग्लिश एनटीए पेपर 2 का मौजूद है, ठीक है। और इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर है, यानी कि आप सोच लीजिए आप पर मंथ ओनली 200 दे रही हैं और ये कंप्लीट कोर्स रहेगा। इसमें हर यूनिट के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से। और दोस्तों, बहुत अच्छा परिवार है हमारा फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर, उन सब का लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे भी हमें ज़रूर ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा एक और बात कहनी थी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकायदा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो आप में से किसी की भी सीरियस क्वारी है, मतलब वाकई सीरियस क्वारी है, आप तो ज़रूर आप संपर्क करें। पढ़ाई को लेकर कोई भी क्वारी है, हमारी टीम आपको ज़रूर गाइड करेगी। तो इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा, बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग। ध्यान रखें, एक एक चीज़ जो हमने पढ़ी है, एक एक एमसीक्यू है, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग। अभी इतना करते चलिए, मैं फिर एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगी पूरे सभी लेक्चर्स की कंबाइंड यूनिट पे, कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है फिर उसको वाकई नेट लेवल तक कैसे लेकर जाना है। टेक केयर, बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग। टेक केयर।